नमस्कार, मैं वैद्य रमन रंजन आज आपके समक्ष जो चर्चा के लिए औषधीय पौधे को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह है हमारा राष्ट्रीय औषध गिलोय या गुरुची। इस नाम से हम सभी परिचित हैं क्योंकि अभी कोरोना काल में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा जो औषधि पूरे भारतवर्ष में यूज़ हुआ वह है गिलोय या जिसको गुरुची भी कहते हैं। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसका बॉटनिकल नेम है। मेनियस्पर्मेसी फैमिली का यह सदस्य है और इस कोरोना पीरियड में सबसे बड़ा जो एक इस राष्ट्रीय औषध पर जो एक बहस छिड़ी थी उसमें यह था, एक न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल में एक शोध छपा था जिसमें कहा गया था कि गिलोय जो है वो हेपेटिक पे यानी कि लीवर पे हार्मफुल इफेक्ट डालता है, उसको डैमेज करता है। जब उसको हमने देखा तो उसमें लिखा हुआ था टिनोस्पोरा क्रिस्पा। टिनोस्पोरा क्रिस्पा जो वैरायटी है वह गिलोय का ही दूसरा वैरायटी है, लेकिन हम जो प्रयोग गिलोय के रूप में गुरुची के रूप में करते हैं वो है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। कॉर्डिफोलिया कहने का मतलब कॉर्डिया जो टर्म आया है वो कार्डियक से आया यानी हार्ट सेपेड। फोलिया मतलब पत्ता यानी लीव्स, तो उसका जो पत्ता होता है वो हार्ट सेपेड होता है। और जो हम गिलोय के रूप में जिस वैरायटी का यूज करते हैं वो है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के अलावा और भी गिलोय का जिसको कहें कि वैरायटी होता है, उसमें टिनोस्पोरा मालवेरिका, टिनोस्पोरा साइनेंसिस, टिनोस्पोरा क्रिस्पा के रूप में होता है। लेकिन हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वह टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया की बात कर रहे हैं, जिसका कि इतना ज़्यादा महत्व को देखते हुए ही उसे राष्ट्रीय औषध के रूप में घोषित किया गया। और यह जो गिलोय होता है वह नाम से ही है, यानी कि ऐसा इसका नाम से ही पता चलता है कि यह रोगों से रक्षा करने वाला, गुर रक्षणे धातु से बना है, यानी यह रोगों से रक्षा करने वाला होता है, इसलिए इसका नाम गुरुची है। और इसके अन्य नामों में अमृता यानी यह अमृत समान है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके मॉर्फोलॉजी के आधार पर भी हमारे जो शास्त्रों में वर्णन है वह कई पर्याय के रूप में वर्णन होता है। जैसे हम अगर इसको कहें कि मॉर्फोलॉजी के आधार पे या किस प्रकार का यह कर्म करता है उसके आधार पे, तो कई आधार पे इसके पर्यायों का वर्णन मिलता है। अनेक औषधियों के जो पर्याय हैं उनके कर्म के आधार पर, मॉर्फोलॉजी के आधार पर, गुण के आधार पर, कहाँ उसकी उत्पत्ति हो रही उसके आधार पर इसका वर्णन हमारे संहिताओं में है, हमारे ग्रंथों में मिलता है। उसी प्रकार टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का एक पर्याय या गुरुची का एक पर्याय होता है छिन्नरूहा। छिन्नरूहा कहने का मतलब इसके आप डाली को या कांड को आप काट कर कहीं भी आराम से रोप दें तो यह आसानी से उत्पन्न हो जाता है और इसकी आप लगा सकते हैं आराम से। इसके बाद एक चक्र लक्षणिका है। ये सब मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप सही गिलोय को कैसे पहचानें। एक चक्र लक्षणिका पर्याय है जिसमें आप गिलोय के कांड को काटेंगे, स्टेम को काटेंगे तो आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं कि उसमें एक चक्र की आकृति की वहाँ पर दिखता है। और यह जाइलम फ्लोएम के जो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका जो अरेंजमेंट है उसके कारण वो उस प्रकार का रचना दिखती है। लेकिन ये एक पहचान भी है कि वो हम जब उसका कटिंग करते हैं और नेकेड आई से और माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा से दिखेगा, लेकिन नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं कि वो चक्र लक्षणिका यानी वहाँ पर चक्र के समान वहाँ पर दिखता है। और जो अन्य वैरायटी की बात है तो जो साइनेंसिस है, मालवेरिका है, उसका जो पत्ता होता है वह थोड़ा सा कॉर्डिफोलिया ना होकर थोड़ा सा ट्रायंगुलर होता है। तो ये सब कुछ पहचान है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह जो वैरायटी हम ले रहे हैं वह गिलोय है, कॉर्डिफोलिया है या साइनेंसिस है, मालवेरिका है या क्रिस्पा है। और क्रिस्पा का जो ऐसा
वर्णन मिलता है कि उसका जो कुछ गुण होता है या कर्म होता है वो स्पेशली फीवर के लिए ज़्यादा यूज होता है, और ये आसाम या पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिस्पा वैरायटी ज़्यादा मिलता है। और हमारा जो गिलोय है वो कॉस्मोपॉलिटन है, लगभग सर्वत्र भारत में पाया जाता है और बड़ी आसानी से इसको लगाया भी जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ कोस्टल एरिया हैं, जैसे महाराष्ट्र साइड का जो कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया में मालबेरी का वैरायटी ज़्यादा वहाँ पर मिलता है। तो ये तो बात हुई कि किस प्रकार गिलोय पूरे भारत में उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा वैरायटी कहाँ ज़्यादा मिलता है। लेकिन गुण कर्मों के आधार पर अगर बात करें तो गिलोय का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और इसका जो कर्म है या दोषघ्नता है उसके आधार पे ही इसको व्यवस्थापक कहा गया है, और इसका प्रयोग हम उस रूप में करते हैं। गुरुचि के जो रस और गुण और विपाक की बात करें तो गुरुचि जो होता है वो कटु तिक्त रस वाला होता है, स्वादु पाका रसायनी, और यह इसका जो विपाक होता है वो मधुर होता है, और लघवी यानी लघु गुण वाला होता है। बल्य अग्नि दीपनी, यह बल्यकर होता है और अग्नि को दीपन करने वाला होता है। संग्राहिनी कषायो उष्णा, यह जो एक संग्राहिक कर्म होता है वह गिलोय में ऐसा कर्म उपलब्ध करने वाला होता है। साथ ही साथ यह अग्नि को संदीपन करने वाला भी इसमें गुण होता है, और यह त्रिदोष को हरने वाला होता है। दोषास्त्रय आम त्रिड, यानी यह तीनों दोष को हरने वाला, आम का नाश करने वाला गिलोय होता है। और मेह कांशश पांडुताम, यह प्रमेह को हरने वाला, कास को हरने वाला और पांडु रोग को भी हरने वाला गिलोय होता है। साथ ही साथ कामला कुष्ठ, कामला यानी जिसको हम जॉन्डिस समझ सकते हैं, तो जॉन्डिस को हरने वाला, कुष्ठ यानी स्किन डिजीज से जो रिलेटेड बीमारी होती है वो उसको हरने वाला होता है। और वातास्त्र यानी जिसको हम गाउट के रूप में समझ सकते हैं कि जिसमें हाइपर यूरिसेमिया हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, उस केस में भी गिलोय का औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है। और मैंने तो यह प्रत्यक्ष रूप से देखा है और संहिताओं में भी वर्णन है कि गिलोय का सेवन यूरिक एसिड में ऐसा करके प्रयोग करवाया जाता है, तो हाइपरयूरिसेमिया के केस में तो उसमें निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलता है। और अगर हम गिलोय के साथ बोधि वृक्ष कषाय, बोधि वृक्ष कहने का मतलब पीपल का जो छाल होता है, और ये मेरा अपना अनुभव है और संहिताओं में भी वर्णन है बोधि वृक्ष कषाय का वातरक्त में प्रयोग। अगर बोधि वृक्ष के साथ साथ हम गिलोय का भी सेवन करवाते हैं काढ़े के रूप में, उसका क्वाथ के रूप में, तो देखते हैं कि बहुत ही जल्दी हाइपर यूरिसेमिया पर यानी यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ रहता है उसमें लाभ मिलता है। लेकिन कोई भी प्रयोग करने के पहले आप निश्चित रूप से वैद्य की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि वो आपके प्रकृति के अनुसार अनुकूल है या नहीं है, आपके अग्नि के बल के अनुसार अनुकूल है या नहीं, ये वैद्य का कार्य है कि वो आपको देखकर ही उसका सलाह करे। तो निश्चित रूप से गिलोय एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक औषधि है जिसको राष्ट्रीय औषधि के रूप में दर्जा भी मिला हुआ है। मैंने पूर्व के भी वीडियो में ऐसा चर्चा किया था कि कोई भी औषध है उसका किस प्रकार से हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका गुण धर्म, या किस प्रकार के अनुपान के साथ सेवन कर रहे हैं तो उसका गुण धर्म चेंज हो जाता है, उसका परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार से गिलोय का भी सेवन अगर वात विकार में करना है तो घृत के अनुपान के साथ, अगर पित्त विकार में करना है तो शर्करा या मिश्री के साथ, अगर कफ के विकार में करना है तो मधु के साथ, और विबंध के लिए करना है, विबंध को दूर करने के लिए करना है तो गुड़ के साथ उसका प्रयोग करवाना चाहिए। वातरक्त में अगर करना है गिलोय का प्रयोग तो उसको एरंड तेल के साथ मिलाकर हमको प्रयोग करवाना है, और आम बात में अगर करना है तो शुंठी के साथ। तो कहने का मतलब एक गिलोय ही औषध है, लेकिन उसका अनुपान के साथ अलग अलग रोगों में प्रयोग होता है और अलग अलग उसकी रोगाघनता और
दोषकर्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो गिलोय का सेवन करवाना है या कोई भी औषध का सेवन करवाना है तो उसमें अनुपान का और उसकी क्या दोषाग्नता है, क्या प्रयोग विधि है, इसका ध्यान रखते हुए ही प्रयोग करवाना है। क्योंकि ऐसा थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि हम किसी का सुन लिए कि हमें गिलोय से ये फ़ायदा होता है तो अचानक आकर हम शुरू कर देते हैं। वो हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे किस दोष की वृद्धि है या हम किस प्रकृति के हैं, हमें किसका साथ उसका अनुपान लेना चाहिए या कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये उसका बिना ख्याल करते हुए ही हम उसका सेवन शुरू कर देते हैं और इसके कारण हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी, उपद्रव भी आते हैं। तो वहाँ पर औषध का दोष नहीं है, वहाँ हमारा खुद का दोष है कि हमने उस औषध को सही अनुपान के साथ लिया कि नहीं, उस दोष के लिए हमारे लिए वो औषध जरूरी था कि नहीं। तो इसका निश्चित रूप से ख्याल हमें रखना है। और जो गिलोय में जो अल्ट्रेशन होता है, जो पूर्व में मैंने चर्चा भी किया कि जो अनेक वेराइटियाँ है उसका कॉर्डिफोलिया के जगह पे साइनेंसिस, मालवेरिका या क्रिस्पा का अल्ट्रेशन भी होता है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखते हुए ही हम अल्ट्रेशन का ख्याल रखते हुए ही हमको उसको प्रयोग करना है। और गिलोय के बारे में हमारे चरक संहिताओं में भी वर्णन है, अग्रय प्रकरण में भी वर्णन है। उसके अनुसार यह जो गिलोय है वह रक्तगत पित्त और कफ को यानी जो क्लेद है, जो स्लेस्मा वहाँ पर जो क्लेद के रूप में है, जो रक्तगत है या कहें कि धातुगत है, वहाँ पर जाकर वह गिलोय जो है वह कार्य करता है। तो निश्चित रूप से हमको ये सब बातों का ख्याल रखते हुए ही कि कहाँ पर उसकी कार्य क्षेत्र है, कहाँ पर उसका किस अनुपान के साथ उसकी क्या दोषाग्नता है, इसका ख्याल रखते हुए ही हमको गिलोय का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।